ओके, आज का जो हम सेशन में का जो मेन एजेंडा है कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन किस हिसाब से हम टैकल करें ताकि इसमें हमारा स्कोर ज्यादा से ज्यादा आए। ओके, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन ये हमारे हाथ के मार्क है। ओके, अक्सर बच्चों को मैथ रीजनिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है, समझने में फॉर्मूले समझने में डिफिकल्टी होती है। तो ऐसे कंटेक्स्ट में अगर हम यहाँ पे एक्यूरेसी बढ़ाते हैं तो हमारा काम काफी आसान हो जाएगा। अराउंड 25 क्वेश्चंस रहते हैं हमारे कॉम्प्रहेंशन पे। ओके, बाकी का मैथ और रीजनिंग रहेगा और हमको इफेक्टिव 27 क्वेश्चंस सही करना है। ठीक है, तो अगर हम टारगेट करेंगे कि अगर 18 तक अगर हम ला सकते हैं हमारे क्वेश्चन को एक्यूरेसी को, 25 में से अगर 18 सही करते हैं और बाकी के मैथ और रीजनिंग के सिंपल सिंपल वाले अगर हम करेंगे तो काफी हमारा काम आसान होगा। ओके, तो इसका मतलब ये नहीं कि सोल हमको इस पे रिलाय करना है कॉम्प्रहेंशन का, ऐसा नहीं करना है। लेकिन हम जो भी करेंगे उसको एक्यूरेसी बढ़ाने की कोशिश करना है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि मतलब हम किस तरीके से कॉम्प्रहेंशन को एक मतलब आसान तरीका इसका क्या है सॉल्व करने का, किस तरीके से हम करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं। ओके, तो कुछ चीजें हमको ध्यान में रखना है यहाँ पर। कुछ अभी आई होप सबके सामने हार्ड कॉपी भी है पेपर की। ओके, हमको कुछ एक्सरसाइज भी करना है। ओके, तो देखो, जो हमारे पैसेज रहता है, सबसे पहला काम है हमारा पैसेज पढ़ना है। ठीक है, पैसेज ध्यान से पढ़ेंगे और हम ये चीज ढूंढेंगे पढ़ते वक्त ही कि टॉपिक किसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, मतलब उसका सेंट्रल थीम क्या है। वैक्सीनेशन के ऊपर टॉपिक है, वैक्सीनेशन के बेनिफिट्स, उसका वैक्सीनेशन इंडिया में कम है तो उसके रीजंस क्या है। तो अगर ऐसा कुछ टाइप का पैसेज है तो हमको पता चलेगा कि वैक्सीनेशन इसका सेंट्रल थीम है। सेंट्रल थीम मतलब ऐसा जो 3-4 स्टेटमेंट से रिफ्लेक्ट होता है कि इसके बारे में बोला जा रहा है इस पैसेज में। ओके, तो वो थीम को हमको पकड़ने आना चाहिए। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस रहते हैं हमारे, अक्सर क्वेश्चंस ये रहते हैं कि इसका सेंट्रल थीम क्या है, क्रिटिकल इन्फरेंस क्या है, क्रूशियल लॉजिक क्या है। ओके, तो इस सारे क्वेश्चन का एक ही आंसर रहता है कि किस टॉपिक के अराउंड, किस कीवर्ड के अराउंड आपका पैसेज रिवॉल्व कर रहा है। ओके, तो ये पढ़ते वक्त ही हमको उसको कैच करना है, पहला काम ये है। दूसरा काम क्या है, जब हम पैसेज पढ़ेंगे तो हमको समझ आएंगे पैसेज किस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं। तो अगर स्टेटमेंट जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि स्टेटमेंट में पैसेज के अलावा एडिशनल बातें की गई है। सपोज कोई हमारा पैसेज है जिसमें बताया एयर पोल्यूशन के कॉजेज दिए गए। ओके, और स्टेटमेंट हमारा क्या कह रहा है कि अगर हम भारत स्टेज 6 नॉर्म्स लाते हैं इंडिया में तो एयर पोल्यूशन हमारा कम हो जाएगा। ओके, लेकिन पैसेज में मेंशन ही नहीं है भारत स्टेज नॉर्म्स। ओके, तो जो चीज पैसेज के अलावा दी गई है वो स्टेटमेंट क्या रहता है, रॉन्ग रहता है। ओके, फिर एक तो ये रहता है और दूसरा एक फॉर्मेट ये रहता है कि एक्सट्रीम वर्ड्स यूज किए रहते हैं। ऑल शुड डू दिस। ओके, ऑल द कंट्रीज नीड टू अडॉप्ट दिस फॉर्म फ्रॉम राइट ऑनवर्ड्स। ऐसा कुछ एक्सट्रीम जो फोर्स कर रहा है आपको, अगर वैसा स्टेटमेंट एज इट इज अगर नहीं दिया है तो वो रॉन्ग रहता है। ओके, तो दो तरीके हैं, मतलब हमको इसका तरीका क्या है, सही आंसर ढूंढने से पहले क्या इलिमिनेट कर सकते हैं सेंटेंस, तो उसको इलिमिनेट करो। तो ऐसे दो सेंटेंस आसानी से इलिमिनेट हो जाते हैं। एक सेंटेंस में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रहती है, दूसरे सेंटेंस में एक्सट्रीम वर्ड यूज किया रहता है। अब दो स्टेटमेंट बचते हैं और दोनों भी मेंशन किए हुए हैं हमारे पैसेज में। ओके, पर दोनों में एक चीज डिफरेंस रहता है। अब जैसा अब ये एयर पोल्यूशन का हमारा पैसेज है, उसको सपोज मान लो, तो उसमें ओवरऑल डिफरेंट फैक्टर्स जो इम्पैक्ट करेंगे एयर पोल्यूशन को, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन हो रहा है, वो सब दिए। तो सेंटेंस एक क्या रहेगा कि वेहिकुलर एग्जॉस्ट लीड्स टू एयर पोल्यूशन, एक ऐसा सेंटेंस है। और दूसरा ऐसा सेंटेंस है कि देर आर मल्टीपल फैक्टर्स विच लीड्स टू एयर पोल्यूशन। अब ये दोनों में से हम क्या मार्क करेंगे, हमको पूछा है उसने क्रिटिकल इन्फ्रेंस क्या है इस पैसेज का। एक में दे रहा है कि मतलब व्हीकल एग्जॉस्ट की वजह से पोल्यूशन होता है, दूसरे में बोल रहा है कि देर आर डिफरेंट डे टू डे एक्टिविटीज विच कंट्रीब्यूट टू द एयर पोल्यूशन। तो हमको सेकंड वाला, क्योंकि सेकंड में क्या है, ज्यादा आइडियाज कवर कर रहा है ना पैसेज के। ऊपर वाला जो था एक फैक्टर था वो पैसेज में दिया है, लेकिन बस वो एक सेंटेंस है पैसेज का। हमको पूछा गया क्रूशियल मैसेज या सेंट्रल थिंग,
क्रूशियल मैसेज जब पूरा पढ़ के समझ में आता है, या फिर आपको उतनी लाइन दी है ना, तो आप वो पूरा पैसेज आपको बताने आना, मतलब इसमें क्या जिक्र है। तो मतलब ये चीज है, थोड़ा सा समझो फिर इसको। एक सेंटेंस है जिसमें बस नैरो चीज दी गई, पैसेज में है मेंशन ऑलरेडी, बट नैरो है, उससे पूरा पैसेज कवर नहीं होता। और दूसरा सेंटेंस क्या है, जिससे पूरा पैसेज आपका कवर हो रहा है। तो तो ये वाला आंसर रहेगा जो होलिस्टिक है, जो थोड़ा सा ब्रॉड है, जो इंक्लूसिव है। ओके, तो इस तरीके से अगर आप देखोगे पैसेज को, तो काफी सॉल्व करना हमारा आसान हो जाता है। ठीक है, तो अभी हम यही एक्सरसाइज करेंगे। तो आप यहाँ पे याद रखना, अगर कोई सेंटेंस है वो जो मेंशन नहीं है पैसेज में, तो उसके सामने हम क्या लिखेंगे, एन एम, नॉट मेंशन। और जो एक्सट्रीम है, जिसमें एक्सट्रीम वर्ड्स यूज किए गए, उसके आगे हम लिखेंगे ई। तो इस तरीके से हम इलिमिनेट करेंगे, और फिर जो बचते हैं उनको कंपेयर करेंगे कि दोनों में से ज्यादा इंक्लूसिव कौन सा है। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 से पहले पैसेज है वो सभी को पढ़ना है। ओके, उसको रीड करो और आंसर गेस करो। ठीक है, जो पैसेज 1 है, क्वेश्चन नंबर 8, आपके क्वेश्चन पेपर में से पढ़ना, उसको पीडीएफ में से मत पढ़ो, क्वेश्चन पेपर से पढ़ो, तब समझ में आएगा। हार्ड कॉपी चाहिए तो अभी ले लो। हाँ, सबके पास आ गया पेपर। अब पैसेज को रीड करो, और जैसा मैंने बोला है, सेंटेंस को मार्क करो। जो एक्सट्रीम है उसको निकालो, और जो मेंशन नहीं है उसके आगे एनएम लिख दो, जो एक्सट्रीम है उसके आगे ई लिख दो। और जो बचते हैं दोनों को कंपेयर करो और देखो कौन सा लार्जर है, वाइडर है। ओके, अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। आई होप सबने रीड कर लिया होगा, पढ़ लिए ना आप सभी ने। स्टेटमेंट 1 रीड करो। पहले तो क्वेश्चन क्या है, बेस्ट रिफ्लेक्ट द क्रक्स ऑफ पैसेज। तो क्रक्स मतलब सेंट्रल आइडिया पहले पहचानना है। किसके ऊपर टॉपिक रिवॉल्व हो रहा है हमारा, अकाउंटेबिलिटी टू द पीपल और गुड गवर्नेंस। अकाउंटेबिलिटी और गुड गवर्नेंस, ये चीजों पे फोकस कर रहा है। तो अब हमको पूछा गया है क्रक्स क्या है। फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो, द वर्ल्ड इज फेसिंग अ सीवर क्रंच ऑफ एबल लीडर्स इन गवर्नेंस। ऐसा कहीं दिया एबल लीडर्स की कमी है हमारे पास? नहीं दिया, वहां पे नॉट मेंशन, एनएम लिख दो।
बी क्या है? एक्सेलरेटिंग वेल्थ गैप विल बी स्टॉप ड्यू टू न्यू टैक्स रिफॉर्म ऑफ यूएस गवर्नमेंट। पैसेज में क्या दिया है? टैक्स रिफॉर्म की वजह से वेल्थ गैप बढ़ रहा है ऐसा दिया, और ये क्या दे रहा है? कम हो रहा है। मतलब यहाँ पे ओ लिख दो, अपोजिट दे रहा है। जो दिया हुआ है उसके अपोजिट, ये भी एक तरीका है सेंटेंस देने का, स्टेटमेंट। जो दिया है उसके अपोजिट में देता है। थर्ड, द यूज ऑफ डाटा एंड एविडेंस बाय सिटीजनरी कैन मेक लीडर, कंपनीज एंड इंस्टीट्यूशंस अकाउंटेबल। हो सकता है। पहले डी पढ़ो, अभी अभी जज मत करो, पहले डी पढ़ो। Growing income inequality is the biggest challenge the leader, companies and institutions are facing in present time. ग्रोइंग इनइक्वालिटी ये भी दिया है पैसेज में, बट एक सिंगल एस्पेक्ट है। बट इसके ऊपर वाला जो है ना वो ब्रॉड है। सीओडी में ब्रॉड कौन सा है वो चुनना है। दोनों मेंशन है, तो देखो दोनों में से ब्रॉड कौन सा है। और रिवॉल्व भी क्या के अराउंड कर रहे हो? अकाउंटेबिलिटी के अराउंड रिवॉल्व है, तो क्रक्स में अकाउंटेबिलिटी सेंटेंस स्टेटमेंट आना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, ए और बी तो सीधा चले जा रहे हैं, सी और डी बचते हैं। सी और डी में क्रक्स जो है अकाउंटेबिलिटी की बात की गई है, गुड गवर्नेंस की बात की गई है, इसलिए सी आंसर होगा। डी सिर्फ एक एस्पेक्ट है जो पैसेज में दिया गया है, वो पूरा क्रक्स नहीं है पैसेज। आई बात समझ में? ओके। अब ऑन सिमिलर वे पैसेज नंबर 2 रीड करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट क्रिटिकल मैसेज ऑफ द पैसेज? क्रिटिकल मैसेज क्या है? ऊपर का जो पैसेज है वो इबोला की बात करता है। इबोला और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, और वो इतना जो सीवर है तो किस वजह से था, उसका रीजन दिया है। उसने 2-3 रीजन दिया है क्योंकि उतना ज्यादा डेंजरस क्यों बना हो। ओके, तो इसके अराउंड टॉपिक हमारा रिवॉल्व हो रहा है इबोला के अराउंड, इबोला और उसके रीजन, इतना डेडली क्यों बना। ओके, टॉपिक हमने फाइंड किया। अब देखो हमसे पूछा गया क्रिटिकल मैसेज पूछा गया, वही रहता है इसका आंसर भी। स्टेटमेंट वन पढ़ो। इबोला हैज बीन द मोस्ट ब्रूटल किलर इन द हिस्ट्री ऑफ एपिडेमियोलॉजी ऑफ अफ्रीका। मोस्ट ब्रूटल किलर ऐसा दिया गया है, वो एक्सट्रीम है। वो बोला है कि बस ब्रूटल किलर है, ऐसा नहीं बोला कि सबसे ज्यादा ब्रूटल किलर है, एक्सट्रीम है। रॉन्ग हो गया। सेकंड, द मोस्ट एविडेंट कॉज ऑफ स्प्रेड ऑफ इबोला इज सोशल डिसइंटीग्रेशन coupled with poor health policies of government. सोशल डिसइंटीग्रेशन है, ये स्टेटमेंट सही है। अभी हम देखते हैं, अगर इससे अगर ब्रॉडर है तो आंसर रहेगा। अगर ये है, ये क्या है, एक एस्पेक्ट है कि इबोला क्यों बढ़ा, उसका रीजन दिया है इसमें, ये भी रह सकता है आंसर, पर हम पहले दूसरे चेक करें। थर्ड स्टेटमेंट, इबोला स्प्रेड ड्यू टू वाइड स्प्रेड सोशल गैदरिंग, स्कूल एंड हाउसहोल्ड इंटरेक्शन, ये नहीं है। उसने मेंशन क्या किया है? इबोला को रोकने के लिए ये सारी चीजें बैन कर दी है, ऐसा मेंशन है। तो ये क्या है? अपोजिट, अपोजिट वाला सेंटेंस। डी क्या है? absence of epidemiological data, poor health system and social disintegration
exacerbated the spread of the disease. ओके, अब दोनों बी और डी को कंपेयर करो, कौन सा ब्रॉड है? डी ब्रॉड है। ओके, बी में सिर्फ एक कॉज दिया गया, द मोस्ट इविडेंट कॉज, एक कॉज दिया, और डी में क्या है? वो सारे को समराइज करके दिया गया। डी पढ़ के आप पूरा ऊपर का पैसेज लिख सकते हो। वंस यू रीड डी यू विल बी एबल टू रीराइट दिस पैसेज। ओके, तो ये थोड़ा सा एक समझ लो कि मतलब कैसे हमको सॉल्व करना है। और देखो ये पैसेज में कुछ वर्ड्स थे, जैसा एक वर्ड था परनीशियस, मीनिंग पता नहीं रहता हमको ऐसे वर्ड्स का, तो कोई बात नहीं, अगला सेंटेंस पढ़ो, वो कंटेक्स्ट में आप मीनिंग समझ जाओगे वो क्या बोलना चाह रहे हैं। ओके, तो मीनिंग समझ नहीं रहा तो पैसेज को छोड़ना नहीं है, अगले सेंटेंस से आप गेस कर सकते हो किस बारे में बात कर रहा है, एक आप अंदाजा लगा सकते हो ये क्या हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पैसेज नंबर 3। ओके, कभी भी पहले पैसेज रीड करने से पहले क्वेश्चन जो पूछा है ना, उसका इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना, पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं, इंस्ट्रक्शन जैसे नीचे दिया है 10 में, मोस्ट रैशनल और लॉजिकल इन्फरेंस, वही चीज पूछा है। तो आप पैसेज पढ़ो, इसके बाद अब देखो आंसर। ओके, अब हम रीड करते हैं सेंटेंसेस। प्रिंसिपल वही है, फॉर्मूला वही है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रैशनल एंड लॉजिकल इन्फरेंसेस दैट कैन बी मेड फ्रॉम द पैसेज। ओके, लॉजिकल इन्फरेंस क्या निकाल सकते हैं? स्टेटमेंट 1, द प्रेजेंस ऑफ गट माइक्रोब इज अ मस्ट फॉर अ सब्सटेंशियल इफेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। पैसेज में क्या हो रहा है? एंटीबायोटिक के यूज की वजह से गट माइक्रोब किल हो रहे हैं। ओके, ये बोला ही नहीं उसने पैसेज में, प्रेजेंस जरूरी है एंटीबायोटिक को फंक्शनिंग के लिए, तो ये क्या है? नॉट मेंशन। सेकंड, use of antibiotic in viral infections could lead to gastrointestinal disorder or inflammatory disease. ओके, ये सही है पर एक सेंटेंस गलत है, एक वर्ड गलत है। यूज ऑफ एंटीबायोटिक इन वायरल इन्फेक्शन ऐसा दिया, पैसेज में क्या मेंशन है? सेकंड लास्ट लाइन देखो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन दिया गया, तो जो दिया है उसके अपोजिट में, मतलब एक अपोजिट वाला सेंटेंस है, वायरल इन्फेक्शन दिया। थर्ड, all the kinds of microbial species and viruses are present in gut and help in proper nutrient absorption. ये स्टेटमेंट देखो, ऑल हेल्प करते हैं क्या? ऑल क्या है? एक्सट्रीम है, निकाल दो उसको, ई को। तो तीनों भी यहाँ पर क्या है? रॉन्ग है, सो आंसर विल बी नन। ओके, बस हमको थोड़ा सा जजमेंट आना चाहिए पैसेज का, और थोड़ा सा समझ लो सेंटेंस को, आंसर आ जाए। नेक्स्ट, इसके बाद वाला पैसेज देखते हैं। पैसेज नंबर 4, रीड करो उसको।
ओके, अब स्टेटमेंट रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम। इन्फर, बस पैसेज पढ़ के आप इन्फर कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, सेंट्रल चीज ही रहना चाहिए, पेरिफेरल चीज भी रहती है, बट वो पैसेज में मेंशन रहना चाहिए। स्टेटमेंट 1, एज पर मालथूस एक्सेसिव पॉपुलेशन ग्रोथ इज प्रोमिनेंट कॉज ऑफ पॉवर्टी। ऊपर दो व्यूज दिए हैं पैसेज में, एक पॉपुलेशन जो है हमारी एज एन एसेट बताया गया, और दूसरा भी मालथूस का, पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से क्या होता है, डिजास्टर आएगा, फूड स्कार्सिटी होगी, ऐसा दिया है। पहले वाले व्यू में क्या हो रहा है, डेमोग्राफिक डिविडेंड मिलेगा हमको इंडिया के पॉपुलेशन की वजह से, और सेकंड पार्ट में मालथूस का व्यू दिया गया। ओके, ऐसे दो व्यूज है। तो एज पर मालथूस एक्सेसिव पॉपुलेशन ग्रोथ इज प्रोमिनेंट कॉज ऑफ पॉवर्टी, ये दिया है वो स्टेटमेंट, ठीक है, ओके, रह सकता है। अगला स्टेटमेंट है, इंडियाज बिगेस्ट एडवांटेज इज इट्स यंग पॉपुलेशन एज कंपेयर टू चाइना। ये ठीक है, लास्ट, सिर्फ लास्ट वर्ड में उसने मिस्टेक किया। ओके, वो एज कंपेयर टू चाइना मतलब चाइना के पास नहीं है, ऐसा मीनिंग होता है इसका। इंडिया हैज लॉन्ग बीन टाउटेड एज द नेक्स्ट बिग इकोनॉमिक ग्रोथ स्टोरी आफ्टर चाइना। ओके, यहाँ पे ऐसा दिया नहीं कि चाइना के पास एंगेज पॉपुलेशन नहीं है। ओके, चाइना के पास भी एंगेज पॉपुलेशन है, चाइना ऐसा दिया नहीं उसने नहीं है बोल, तो इसलिए स्टेटमेंट रॉन्ग होगा, मतलब ये मेंशन नहीं है पैसेज में। द बिगेस्ट एडवांटेज इट्स यंग पॉपुलेशन एज कंपेयर टू चाइना, चाइना के पास भी है ये चीज। ओके, नेक्स्ट, it is not possible to achieve economic growth with an increasing population। पहला हाफ में वही बता रहे, पॉपुलेशन है तो आपको क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ मिलेगा, तो ये एक्सट्रीम होगा, इसलिए गलत। थर्ड, फोर्थ सेंटेंस, इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड विल डेफिनेटली इंश्योर फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ। सेंटेंस में वो पैसेज में वर्डिंग क्या है, द होप हैज रिमेन दैट, ये होप है इंडिया की जो एंगेज पॉपुलेशन है उससे हमको क्या मिलेगा, डेमोग्राफिक डिविडेंड, अगर हमको स्किल हेल्थ वगैरह सारी फैसिलिटी देते हैं। तो डी भी क्या है, एक्सट्रीम है। तो ऐसे आपके तीन ऐसे एलिमिनेट हो रहे हैं, बी सी डी, एक ही बचता है, तो आंसर विल बी ए। हाँ, उससे बराबर। हाँ, अजम्पशन में क्या रहता है, जो सोच के राइटर ने उसको लिखा है, ओके, उसका क्या थिंकिंग था, उसकी नीयत क्या थी पैसेज लिखने से पहले, उसको हम कहेंगे अजम्पशन। ओके, और इन्फरेंस मतलब जो इसके पढ़ने के बाद आपको समझ रहा है। ओके, गुड। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अजम्पशन वाला ही है, पैसेज नंबर 5 रीड करो। ओके, अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, रीड करते हैं। बेस्ड ऑन द पैसेज अबव फॉलोइंग assumptions हैव बीन मेड। पहले वही कोशिश करो इलिमिनेट करने की, जितने मैक्सिमम सेंटेंस इलिमिनेट कर सकते हैं उतनी अच्छी बात करना है, उतना काम हमारा आसान हो जाए। ओके, तो ये डेमोक्रेसी के ऊपर पैसेज है,
डेमोक्रेसी, यूएस यूके वहां की डेमोक्रेसी कैसी है, इंडिया की डेमोक्रेसी कैसी है, और उसके लूप होल्स क्या है इंडियन डेमोक्रेसी। तो इसके बारे में यहाँ पर कहा गया। स्टेटमेंट वन, देर इज नो क्लियर कट मेथोडोलॉजी टू डिटरमाइन द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। ओके, ऐसा कुछ मेथोडोलॉजी नहीं, कोई एक श्योर शॉट नहीं। ठीक है, अभी अभी जज मत करो। ठीक है, जहां पर एम्बिग्यूटी है, रह भी सकता है, नहीं भी, पता नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल राइट्स, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज एंड इक्वालिटी ऑफ सिटीजन आर कोर फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। ये मेंशन है पैसेज में। अगर अजम्पशन करता तो डायरेक्ट इनडायरेक्टली थोड़ा सा मेंशन करता हूँ, इस बारे में भी बात करता हूँ। ओके, ये मेंशन नहीं है पैसेज। उसके बाद थर्ड, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस आर नीडेड इन एवरी जनरेशन फॉर सिविलाइजेशन कंटिन्यूटी। सिविलाइजेशन, डेमोक्रेटिक, ऐसे वर्ड्स यूज किए गए, पर अभी श्योरली हमको पता नहीं है ये बोला है क्या नहीं बोला, पर दो तो हमको पता है, दो नहीं बोला गया। अब फोर्थ पढ़ो, रेफरेंडम इज अ फेयर मैकेनिज्म टू इंश्योर पीपल पार्टिसिपेशन कॉम्प्लेक्स गवर्नेंस इशू। तो ये क्या बोल रहा है, रेफरेंडम एक अच्छी बात है बोल रहा है, मतलब पीपल को पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए। इसका लास्ट सेंटेंस पढ़ो, लास्ट वाला स्टेटमेंट, referendum of the entire electorate give an illusion of good governance, the good democracy that people have been consulted. Give an illusion of good democracy, मतलब ऐसा उनको इल्यूजन, उसको बस इनको एक वहम है, ऐसा बता रहे हैं, मतलब उनको पूछ के काम कर रहे हैं ऐसा, मतलब रेफरेंडम को निगेटिव कंटेक्स्ट में यूज किया गया यहाँ पे। ओके, और जो यहाँ का स्टेटमेंट फोर है, रेफरेंडम को पॉजिटिव बता रहे हैं। तो ये तो क्या अपोजिट वाला सेंटेंस है, ये नहीं रहेगा। तो अगर आप दो और चार को एलिमिनेट करते हो तो आंसर आ जाएगा, या फिर सिर्फ चार भी अगर एलिमिनेट कर सकते तो ओके, तो आपका आंसर आ जाता। तो यहाँ पे क्या है, अपोजिट दिया है, रेफरेंडम इल्यूजन है ऐसा बोला है। देर इज नो क्लियर कट मेथोडोलॉजी टू डिटरमाइन सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी अजम्पशन में ऐसा है कि मतलब इनडायरेक्टली भी अगर चीज पता चल रही है वो पढ़ के, तो वो सही रहता है अजम्पशन में। डायरेक्टली मेंशन रहना ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इसमें बेहतर तरीका है, जिसको इलिमिनेट कर सकते इलिमिनेट कर दो। ओके, बाद में तुम आंसर के पास करीब पहुंच जाओ। कंटिन्यूटी, हाँ, एक्सट्रीम है, पढ़ के दिख रहा है ऐसा, एवरी जनरेशन फॉर सिविलाइजेशन कंटिन्यूटी। पुराने भी बराबर। हाँ, पैसेज तक ही हमको सोचना है। इसमें पर ऐसा है कि डिफरेंट इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। सिविलाइजेशन मतलब एक सेंटेंस पहले बैकग्राउंड में दे रहा है, तब डेमोक्रेसी थी नहीं थी। तो अब सेफ साइड हमारा क्या है, इलिमिनेट कर देना, इलिमिनेट करके आंसर निकाल देना, क्योंकि अच्छा क्या बोला है, हाँ पढ़ो। स्टेटमेंट थ्री था नहीं, civilization progresses with the evolution of institutions designed by humans to govern their affairs. Institutions of electoral democracy have evolved over the centuries. This assumption is correct because it talks about civilization evolution for continuity. ठीक है, पैसेज की कुछ लाइन मतलब दे के बोल रहा है। ओके, ठीक है, सब्जेक्टिव है, बट इलिमिनेशन करके हमको आंसर तक हम पहुंच सकते हैं। ओके, इसलिए बस हम जजमेंट लेने में मतलब गड़बड़ नहीं करेंगे, थोड़ा सा पढ़ के एक्सट्रीम वाला इलिमिनेट करके हम आंसर निकालेंगे।